मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर हंगामा थम नहीं रहा है बल्कि बढ़ता चला जा रहा है। संसद से लेकर सड़क तक अब इसकी लड़ाई शुरू हो गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान किया है और आज उसके तहत बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन हो रहे हैं। लालू यादव से लेकर यानी आरजेडी से लेकर जेडीयू और एलजेपी कांग्रेस तमाम नेताओं को भी इस प्रदर्शन में शामिल होने और साथ आने का आह्वान किया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। इसके अलावा तमाम दूसरे मुस्लिम संगठन जो राजनीतिक गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। अभी 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था इसके खिलाफ। जिस तरीके से वक्फ संशोधन विधेयक को लाया जा रहा है, जो आशंकाएं हैं मुस्लिम संगठनों को कि किस तरह से वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उनको सरकार अपने कब्जे में लेना चाहती है, वहां से लेकर वो अपने कब्जे में लेकर अपने लोगों को देने का षड्यंत्र कर रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि इसको लेकर मिस इन्फॉर्मेशन यानी लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जगदम्बिका पाल जो जेपीसी की कमेटी थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसके चेयरमैन है, वक्फ संशोधन विधेयक पर जो बनी थी, उनका कहना है कि इसको लेकर गुमराह किया जा रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध हो रहा है, इसमें राजनीतिक दलों को, खासकर वो राजनीतिक दल जो कि सरकार का समर्थन कर रहे हैं, उनके सामने एक बड़ी दुविधा है। खासकर बिहार में जेडीयू के सामने, क्योंकि जेडीयू आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा के चुनाव भी हैं और वह पर्सनल लॉ बोर्ड का साफ साफ ये कहना है कि इसी मुद्दे से पता चल जाएगा कि कौन लोग हैं जो इसमें हमारा साथ दे रहे हैं और हमारा विरोध कर रहे हैं। क्योंकि अगर वक्फ संशोधन विधेयक को पारित किया जाता है तो इससे ये साफ पता चल जाएगा कि इन राजनीतिक दलों के सहयोग से ही बीजेपी ने उसको पास किया है, बिना इनके सहयोग के वो पास नहीं कर सकती है। तो ये एक बड़ी चुनौती चुनाव से पहले नीतीश कुमार के सामने खास तौर पर दिख रही है। अमलेंदु जी। हाँ, नीतीश कुमार के सामने एक बड़ी चुनौती है और समीरी खबर ये आ रही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नीतीश कुमार को न्योता भेजा है कि आप भी आइए और इस धरने में शामिल होइए। और लालू प्रसाद यादव को भी न्योता भेजा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि लालू प्रसाद यादव इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। उधर सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि कांग्रेस की आंध्र प्रदेश और बिहार की इकाइयां जो हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगी। और के सुरेश जो कांग्रेस के नेता हैं और सांसद भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम इसके विरोध में हैं। ये उनका कहना है कि ये जो वक्फ इदारा है इसके खुलकर विरोध में। इमरान मसूद का बयान आया है कि उनको जाना था पटना लेकिन वो नहीं जा पाना। इसका मतलब केंद्रीय नेतृत्व भी कांग्रेस का वो इस प्रदर्शन में शामिल हो रहा है। जी, इस प्रदर्शन में शामिल हो रहा है, कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी शामिल हो रहा है। इमरान मसूद को सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। लेकिन सबसे जो एक आरजेडी के भी शामिल होने की बातें कही जा रही हैं। आरजेडी नेता आरजेडी लगातार इसका विरोध करती भी रही है और इस प्रदर्शन में भी शामिल होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि उसके नेता और उसकी जिन राज्यों में ये प्रदर्शन होगा वहाँ की स्टेट यूनिट्स जो हैं उसमें पूरी तरह से उसमें प्रदर्शन में साथ देंगी। इमरान मसूद को सुनते हैं, उनका कहना था कि वो खुद पटना जा रहे थे इस प्रदर्शन में, लेकिन बीमारी की वजह से, बीमार होने के कारण नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन पूरा समर्थन है और वो कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक को लाने का मकसद सरकार का क्या है। सुन लेते हैं इमरान मसूद को क्या कह रहे हैं वो। लेकिन इस विधेयक को लेकर मुसलमानों के भीतर क्या आशंकाएं हैं उसका जिक्र वो कर रहे हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। आज पटना में ये प्रदर्शन हो रहा है और इस बीच प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कर रही है ईद के मौके पर वो खास गिफ्ट बांट रही है लाखों लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को। अब वक्फ संशोधन विधेयक और प्रधानमंत्री का गिफ्ट, ये दोनों आमने सामने आ गए हैं और उनसे अब सवाल पूछा जा रहा है कि सबका साथ और सबका विकास किसको माना जाए। वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए जो मुसलमानों को आशंकाएं हैं, मुस्लिम संगठनों को आशंकाएं हैं उसको, या फिर सरकार जिस तरह से उनको ईद पर गिफ्ट दे रही है उसको माना जाए। हाँ बिल्कुल,
इसको लेकर माना जाए, और इसको सौगाते मोदी जो शब्द दिया गया है, तो इस सौगाते मोदी, इस पर जो आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने बहुत तगड़ा इस पे रिएक्शन दिया। उनका कहना है कि ये सौगात क्या होता है, ये आप हमारा पैसा है, ये सौगात मोदी राजे महाराजे दिया करते थे, राजा महाराजा दिया करते थे, तो क्या आप सल्तनत चला रहे हैं दिल्ली में बैठ कर कि जो आप सौगात दे रहे हैं? तो ये असल में, और देखिए हमारे मीडिया का हाल भी देखिए समीर जी कितना बुरा है। एजेंसियां खबरें जारी करती हैं, वो भी लिखती हैं सौगात, मोदी की बड़ी सौगात, योगी की बड़ी सौगात। अरे अपने घर से लेके आ रहे हैं योगी और मोदी, हमारे टैक्स का पैसा दे रहे हैं, ये उनकी सौगात हो गई, जैसे अपने घर से लेके आ रहे हैं। मोदी जी ने अपना पता नहीं अपने खाते में उनके पैसे, उनमें से कभी एक रुपया खर्च भी आज तक किया है कि नहीं किया है, और किया है तो पता नहीं कहाँ खर्च किया, हमें तो मालूम कोई जानकारी नहीं है। तो ये जिस तरीके से सौगात मोदी, यानी अब सौगात मोदी दी जाएगी लेकिन वक्फ की जमीनें छीनी जाएंगी, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। जो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और बड़ा प्रदर्शन हो रहा है वहां पर, जो पटना में इसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, और उसमें कौन से राजनीतिक दल शामिल हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उसमें भी नीतीश कुमार को विशेष तौर पर न्योता दिया गया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। वो शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, शुरुआती दौर में तो ऐसा लग रहा था कि उनकी पार्टी इसका विरोध कर रही है, लोक जनशक्ति पार्टी इसका विरोध कर रही है, लेकिन जेपीसी की रिपोर्ट जिस तरह से पेश हुई और उसके बाद उनके नेताओं के सुर बदले हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इन पार्टियों का समर्थन हासिल है इस संशोधन विधेयक को लेकर। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अब सरकार काफी कॉन्फिडेंट है कि इसको वो पास करा लेगी, लेकिन तेलुगु देशम पार्टी को लेकर आशंकाएं अभी भी बनी हुई हैं। हालांकि तेलुगु देशम पार्टी ने विरोध का या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर अभी कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो इस संशोधन विधेयक के खिलाफ अभी भी है और वो नहीं चाहती है कि ये पारित हो पाए। अब इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो बजट सेशन जो 4 अप्रैल तक चलना है उसमें इस विधेयक को नहीं लाया गया है, तो कहीं ना कहीं कोई ये राजनीतिक अवरोध जरूर है। लेकिन नीतीश कुमार की जो एक कह लीजिए कि उनके सामने जो विवशता है या उनके सामने जो एक दुविधा है वो दिखाई पड़ रही है कि प्रदर्शन में शामिल भी नहीं हो सकते हैं और उसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर शामिल होते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा। अमलेंदु जी, हाँ, बड़ा झटका होगा। और समीर जी, नीतीश कुमार की भी अब पोल खुल जाएगी पूरी तरीके से। अभी जो उन्होंने इफ्तार पार्टी बुलाई थी उसका और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा हिंद ने उसका बहिष्कार किया था, कहा था कि मुसलमान उनकी उस इफ्तार पार्टी में नहीं जाए, क्योंकि अब वक्फ बिल के समर्थन में खड़े हुए हैं बीजेपी सरकार के साथ, मोदी सरकार के साथ, तो इसलिए अब इनका बहिष्कार किया जाए और उसका असर देखने को मिला। अब जो सीधा सीधा न्योता दे दिया गया है नीतीश कुमार को कि आइए आप भी आइए इस प्रदर्शन में। अब देखना है कि नीतीश कुमार इस प्रदर्शन में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। हालांकि उनके जो केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, वो तो खुलकर वक्फ बिल के समर्थन में बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे चुके हैं लोकसभा में। तो अब ये देखना होगा कि इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है जनता यूनाइटेड की, लेकिन आरजेडी उसमें पहुंचेगी, ये सूचनाएं मिल रही हैं। जी बिल्कुल, आरजेडी उसमें पहुंचेगी और कांग्रेस पार्टी ने समर्थन देने का आह्वान किया है, यानी इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर साथ खड़ा है और वो वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध लगातार संसद के भीतर कर भी रहा है। इसी वजह से उसको पहले जेपीसी को देना पड़ा और अब स्थिति यह है कि सरकार उसको पेश नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके सामने दुविधा है कि उसको पास करा पाएगी या नहीं करा पाएगी। कांग्रेस के सांसद उज्जवल रमण सिंह हैं, उनको सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने, और जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये विरोध प्रदर्शन कर रहा है उस विरोध प्रदर्शन पर उनका क्या कहना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन राज्यों में ये प्रदर्शन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है उसकी स्टेट यूनिट्स उसमें शामिल होंगी। इमरान मसूद को अभी हमने सुना, वो भी कह रहे थे कि वो पटना जाने वाले थे, नहीं जा पाए, लेकिन पूरा समर्थन है। ये भी उन्होंने बताया कि इस बिल को लेकर क्या आशंकाएं हैं लोगों के भीतर। सुनते हैं उज्जवल रमण सिंह को, कांग्रेस के सांसद हैं, क्या कह रहे हैं। कांग्रेस के सांसद हैं और प्रदर्शन करना अधिकार है, लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर उन्होंने अपनी बात कही और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देशव्यापी प्रदर्शन कर रहा है, इसके खिलाफ आशंकाएं हैं उसको कि इस विधेयक के जरिए सरकार जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, वक्फ की संपत्तियां हैं, उनको अपने अधिकार में करने की साजिश कर रही है। लेकिन जगदम्बिका पाल को भी सुनते हैं, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कह रहे हैं कि ये केवल राजनीति की जा रही है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको चैनलाइज किया जा रहा है और उसमें जो आशंकाएं फैलाई जा रही हैं गलत है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये कहना है जगदम्बिका पाल का, बीजेपी के सांसद हैं और वक्फ संशोधन बोर्ड पर जो जेपीसी बनी थी उसके चेयरमैन भी हैं।
चेयरमैन है और कह रहे हैं कि अभी वो संशोधन विधेयक जो जेपीसी की रिपोर्ट पर आधारित है वो आया ही नहीं है, उसका विरोध हो रहा है। लेकिन उस जेपीसी में विपक्षी दलों के जो नेता थे वो लगातार बैठकों में कहते रहे कि उनकी बातें नहीं सुनी गई, और यही चेयरमैन थे जो निलंबित करते रहे उन सांसदों को। अब ये कह रहे हैं कि संशोधन उसमें पेश किया गया है, रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट में आपको बता दें कि विपक्षी सदस्यों का आरोप था कि उनके जो जितने भी सुझाव थे, जितने भी उन्होंने अमेंडमेंट दिए थे उसमें संशोधन करने के सुझाव, उन सब को खारिज कर दिया गया था और केवल उन्हीं सुझावों को शामिल किया गया था जो सत्ता पक्ष के लोग या एनडीए के शामिल दलों के सांसदों ने जो अपने सुझाव दिए थे। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, उनको उन सुझावों को स्वीकार भी नहीं किया गया और जो डिसेंट नोट्स थे उनको नहीं लिया गया। जी हाँ। और कांग्रेस सांसद जो नासिर हुसैन है उनको राज्यसभा में खड़े होकर किरण रिजिजू से कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ। मैंने खुद डिसेंट नोट दिया था, ये रखा, मैं फिर रख रहा हूँ इसको। जी। और ये मांग की गई कि इसको जेपीसी को फिर से वापस भेजा जाए, चूंकि इसमें डिसेंट नोट नहीं लिए गए। 70 सालों में पहली बार हुआ कि जेपीसी में विपक्ष के सांसदों को निलंबित करके और एक्सेप्ट कर लिए। जी, तो बिल्कुल उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। डिसेंट नोट्स को भी तवज्जो नहीं दी गई, यानी जो असहमतियां जताई गई उनका भी उल्लेख नहीं किया गया। यानी उस रिपोर्ट को देखकर ऐसा लगेगा कि जैसे इसमें किसी ने अपनी कोई असहमति दर्ज ही नहीं कराई है, जबकि विपक्ष के सारे सांसदों ने एकजुट होकर उस पर अपनी असहमतियां जताई थी और कहा भी था। लेकिन इन सब के बाद वो रिपोर्ट पेश कर दी गई। अब उसके आधार पर नया बिल लाया जा रहा है जो संशोधन विधेयक है, और ऐसा कहना है जगदम्बिका पाल का जो जेपीसी के चेयरमैन है। बहरहाल इसके खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश भर में प्रदर्शन कर रहा है। पटना में आरजेडी नेता लालू यादव भी पहुंचे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस प्रदर्शन में अपना समर्थन देने। पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम राजनीतिक दलों से कहा है कि वो इस मामले में उनको लगता है कि ये सही है तो अपना उनको समर्थन देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया है। उन्होंने जेडीयू से भी अपील की है, नीतीश कुमार को भी न्योता भेजा है, लालू यादव को भी भेजा था। लालू यादव पहुंचे हैं, एक बार देखते हैं वहां जो प्रदर्शन चल रहा है पटना में, वहां लालू यादव पहुंचे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन में, जो कि वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ वहां पर चल रहा है। और इस बीच कांग्रेस के सांसद के सुरेश हैं, उनको सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। इस जो संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, मुस्लिमों को क्या आशंकाएं हैं और क्यों कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, उनको सुनते हैं के सुरेश को। है तो भेजी तो अमलेंदु जी ने नहीं भेजी क्या? कहाँ की भेजी अभी? अमलेंदु जी ने भेजी नहीं है? कहाँ की भेज दी? आपको भेज दी, मुझे भेज दी उन्होंने, तो भेजी है ना। अब भेजी है ना, अब भेजी। क्या बोल रहा है? तो कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है और के सुरेश का कहना था कि हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है। कैसे कहा कि हम लोग संसद में भी इसका विरोध कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं, और उन्हीं ग्राउंड्स पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसका विरोध कर रहा है। तो इसमें स्पष्ट है कि हम उनके साथ हैं और वक्फ संशोधन विधेयक पर हमारा विरोध अभी भी जारी है। चूंकि जेपीसी में भी हमारी बातें नहीं सुनी गई, जो हमारी आपत्तियां थी, आशंकाएं थी, उनको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया, उन्हें सुना ही नहीं गया। और अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन कर रहा है। इस समय पटना में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आरजेडी नेता लालू यादव भी वहां पहुंचे हैं, देखते हैं वहां की तस्वीरें, किस तरह से वहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और इस तरीके का विरोध प्रदर्शन देश भर में करने की घोषणा की है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। इससे पहले 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर भी एक बड़ा प्रदर्शन किया था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। यानी अमलेंदु जी, इस मुद्दे पर जेडीयू और तेलुगु देशम पार्टी अब बड़ी दुविधा में दिखाई पड़ रही है, राजनीतिक दुविधा उनके सामने। हाँ बिल्कुल, राजनीतिक दुविधा है समीर जी, और ये अब तय करना पड़ेगा कि आप मतलब लफाजी से काम नहीं चलेगा कि अरे हमने दंगा नहीं होने दिया, हाँ। इससे काम नहीं चलेगा। अब आपको स्पष्ट जो है रुख अपनाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी लगातार अपना एजेंडा लागू कर रही है। तो अगर बीजेपी अपना एजेंडा लागू कर रही है तो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू को स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या उनकी पार्टियां बीजेपी का एजेंडा लागू करने के लिए ही बनी है जी, ये उनको स्पष्ट करना पड़ेगा। और अगर नहीं बनी है तो फिर उनको अपना एजेंडा लागू करना चाहिए, और अपना एजेंडा
एजेंडा बताना चाहिए कि उनको उनका एजेंडा क्या है, ये उनको साफ तौर पर कहना पड़ेगा। और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सामने बड़ी चुनौती है। ज़्यादा चुनौती फिलहाल नीतीश कुमार के सामने है, चूंकि अभी चुनाव है बिहार में, इसलिए चुनौती ज़्यादा नीतीश कुमार के सामने। तो नीतीश कुमार के सामने बड़ी चुनौती है। आने वाले दिनों में 5-6 महीने के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव में वैसे भी उनकी पार्टी, उनके गठबंधन को लेकर लगातार आशंकाएं जताई जा रही हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश कुमार की सरकार घिरी हुई है। इन सब के बीच उनकी अपनी पार्टी के भीतर भी काफी कुछ चल रहा है। उनके कई नेता ऐसे हैं जो कुछ मुद्दों पर सीधे खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई पड़ते हैं, और कुछ नेता ऐसे हैं जो सीधे तौर पर आरजेडी या फिर इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई पड़ते हैं, भले ही अभी उन्हीं की पार्टी में हो। एक बार रुक करते हैं प्रदर्शन स्थल का। वहां पर लालू यादव भी पहुंचे हैं पटना में, और ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन है जो कि वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ आयोजित किया गया है। और पूरे देश भर में इस तरह के प्रदर्शन आयोजित करने की घोषणा की है पर्सनल लॉ बोर्ड ने। तेजस्वी भी पहुंचे हैं, लालू भी पहुंचे हैं। देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार पहुंचते हैं या नहीं। हाँ, अब ये देखना होगा कि नीतीश कुमार पहुंचते कि नहीं पहुंचते, क्योंकि दावत तो नीतीश कुमार को भी दी गई है। दावत क्या होता है, नीतीश कुमार से कहा गया है कि आप भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई है, अगर आप जो है इस पे बीजेपी के खिलाफ हैं, वरना यही समझा जाएगा कि आप बीजेपी के साथ में खड़े हुए हैं। तो और बीजेपी के साथ में खड़े तो ये साफ तौर पर स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि अब नीतीश कुमार की क्या हैसियत बची है बिहार में, वो एक अलग का मसला हो सकता है, उसमें बहस हो सकती है। लेकिन फिलहाल चूंकि वो केंद्र में शामिल हैं और राज्य के मुख्यमंत्री हैं और मुस्लिम वोटों के दम पर ही वो बने हुए हैं, तो अब ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उनको भी दावत भेजी है कि आइए आप भी इस प्रदर्शन में शामिल होइए। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को भेजी गई थी, वो इस प्रदर्शन में पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार अभी तक नहीं पहुंचे हैं। सूत्रों के हवाले से अभी तक कोई खबर भी नहीं आई है कि नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि नीतीश कुमार पहुंचे। अगर नीतीश कुमार पहुंचते हैं समीर जी, तो आप समझिए कि आज दिन भर जो है फिर पूरे जो नेशनल मीडिया कहा जाता है उसमें सुर्खियां फिर नीतीश कुमार ही होंगे। हाँ, लेकिन अभी आपने जब नेशनल मीडिया की बात की तो अभी प्रदर्शन की कोई खबर, कोई तस्वीर अभी तक दिखाई नहीं पड़ रही है नेशनल मीडिया में। हाँ, नेशनल मीडिया में कोई प्रदर्शन की नहीं आ रही है। केवल एक एजेंसी जो उसने अभी थोड़ी देर पहले इसको एक छोटी सी क्लिप जो है लालू प्रसाद यादव पहुंचे हैं उसकी जारी की थी, वो हम लोग दिखा भी रहे हैं। जैसे उसने जारी की तुरंत हम लोगों ने उस पर, मतलब मुझे लगता है कि ये क्लिप दिखाने में भी उस नेशनल मीडिया से बहुत आगे हम लोग हैं। जैसी आई क्लिप और मतलब 46 सेकंड में हमने वो क्लिप दिखा दी है, तो हम उससे काफ़ी आगे समीर जी हैं। तो लगातार हम लोग जो ये ब्रेकिंग हमारा न्यूज़ है, ये है ही इसीलिए कि जो लगातार जो घटनाएं इस समय घट रही हैं वो ब्रेकिंग खबरें हम आपको बताएं और उन पर समीक्षा भी की जाए। तो खबरों के साथ साथ समीक्षा और जो ब्रेकिंग जो ताज़ा खबरें हैं वो आपको पहुंचाई जाए। देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है, तो देश दुनिया में जो हो रहा है वो हम आपको बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव इस समय उस प्रदर्शन में मौजूद हैं। ये वहाँ की लाइव खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव वहाँ प्रदर्शन में मौजूद हैं। नीतीश कुमार को भी न्योता भेजा गया है, नीतीश कुमार भी पहुँच सकते हैं। अगर नीतीश कुमार पहुँच हैं तो फिर ये मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगा। और वहां चंद्रबाबू नायडू की पार्टी या चंद्रबाबू नायडू उस प्रदर्शन में पहुंचते नहीं पहुंचते, ये भी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, लेकिन इस बीच जिस तरह से अभी इफ्तार पार्टी में जो एक मुस्लिम संगठनों ने सीधे तौर पर नकार दिया और मना कर दिया, बहिष्कार किया, न केवल नीतीश कुमार के इफ्तार दावत का बहिष्कार किया बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी के इफ्तार का भी बहिष्कार किया। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता अमलेंदु जी चिराग पासवान सबसे पहले विरोध में बोलने वाले व्यक्ति थे वक्फ संशोधन विधेयक के, लेकिन अचानक वो खामोश हो गए। और अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने तो ऐसे बयान नहीं दिए, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं के बयान ऐसे आ रहे हैं कि वो शायद अब समर्थन में आ गए हैं। उनके लिए भी एक झटका है और एक बड़ी चुनौती है उनकी पार्टी के अस्तित्व के लिए भी। अगर इस कार्यक्रम में वो नहीं आते हैं, उनके मुस्लिम संगठनों ने उनके इफ्तार दावत का भी बहिष्कार किया है, तो एक वो राजनीतिक नुकसान, बड़ा राजनीतिक नुकसान इन दोनों पार्टियों को देखने को मिल सकता है बिहार में। हाँ, बिल्कुल बड़ा नुकसान इनको देखने को मिल सकता है समीर जी। और जिस तरीके से चिराग पासवान के ऊपर भी अब बढ़ता जा रहा है दबाव जी, तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि चिराग पासवान को भी अब अपनी फैंस जो तय करनी पड़ेगी कि वो फैंस के किस तरफ है, इस तरफ है कि उस तरफ है। मतलब बीजेपी के एजेंडे के साथ है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए खड़े हुए हैं कि सामाजिक न्याय की तरफ खड़े हुए हैं, तो ये अब चिराग पासवान को भी तय करना पड़ेगा। हालांकि रामविलास पासवान के समय ही एलजेपी तय कर चुकी थी कि उसको हिंदू राष्ट्र बनाना है। और हालांकि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई थी तो आपको याद होगा कि देश में नारे लगा करते थे कि मंडल के हैं 3 दलाल, बीपी लालू, बीपी शरद पासवान, तो यानी वीपी सिंह, शरद यादव और रामविलास पासवान, इनको था वो मंडल का दलाल कहा जाता था। लेकिन आप देखिए दुर्भाग्य कि जो मंडल के
एक तरह से कहा जाए लाने वाले लोग समझे जाते थे। वीपी सिंह का हश्र हमने देखा किस तरीके से हुआ जी, और उनको समर्थन नहीं मिला। लेकिन बाकी जो दो नाम थे, शरद यादव और रामविलास पासवान, ये दोनों जो थे वो बीजेपी के साथ जाकर बाद में खड़े हुए। हालांकि शरद यादव ने अपने अंतिम समय में अपनी गलती सुधारी और बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी में उनका बहुत बड़ा योगदान था, जो आज इंडिया गठबंधन का हमको स्वरूप देख रहा है। उसकी न्यू एक तरह से कहा जाए वो शरद यादव डालकर गए थे और लंबा उन्होंने बीजेपी के खिलाफ फिर बाद में मोर्चा लिया। लेकिन जो गलती एक बार हो चुकी वो हो चुकी, इतिहास में दर्ज ही हो गया। और रामविलास पासवान ने जो किया उसको भुगत रहे हैं अब चिराग पासवान, और चिराग पासवान जो करेंगे उसको चिराग पासवान खुद भुगतेंगे जी। तो ये अब चिराग पासवान को तय करना है कि उनकी राजनीति किधर जाएगी। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव ये तय कर चुके हैं कि वो बीजेपी के विरोध में हैं और रहेंगे। कांग्रेस तय कर चुकी है कि वो बीजेपी की नीतियों का विरोध करेगी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो विरोध प्रदर्शन कर रहा है उसका वो समर्थन कर रही है। के सुरेश ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इस वक्फ बिल के विरोध में है, हमारा पहले से ही तय। इमरान मसूद को हम लोगों ने सुनवाई दिया, उनको भी जाना था लेकिन वो नहीं जा पाए बीमारी की वजह से। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के नेता तो लगातार ये कह रहे हैं और वो दिखाई भी पड़ रहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक जब लाया गया है या फिर जब लाया जाने वाला था तभी से वो इसके विरोध में है। और वही बात कही है के सुरेश ने कि हम इसका विरोध कर रहे हैं, इसमें कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। जब लाया गया और अब जेपीसी के बाद जेपीसी की बैठकों में जिस तरह से विपक्ष की बातों को रिजेक्ट कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया, तो हम इस विधेयक के खिलाफ तो हैं ही और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी उसके खिलाफ आंदोलन कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हम उस विरोध प्रदर्शन में उनके साथ हैं। अब लालू यादव की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं पटना में, उसको वहां पर ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, उसमें तेजस्वी और लालू दोनों शामिल हुए हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से सभी राजनीतिक दलों को इसमें शामिल होने के लिए एक तरह से आमंत्रित किया गया है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे एलजेपी हो, जेडीयू हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का समर्थन वहां दिखाई पड़ रहा है। एलजेपी और जेडीयू इस दुविधा में है कि वो समर्थन करें या ना करें, लेकिन मुस्लिम संगठनों की नाराजगी वो देख चुके हैं 2 दिन 3 दिन पहले जब उनकी इफ्तार दावत का खुले तौर पर बहिष्कार किया। मुझे लगता है कि पहली बार ये होगा जब इन दोनों पार्टियों को लेकर मुस्लिम संगठनों ने इस तरह से खुलेआम बहिष्कार किया हो। हाँ, खुलेआम बहिष्कार किया। कल इनकी चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी थी, उसका भी बहिष्कार किया और उस पर जो है वो काफी ज्यादा नाराज हुए चिराग पासवान जी। इन लोगों ने जो है वो बहुत नुकसान किया मुसलमानों का, ये चिराग पासवान ने कहा। चिराग पासवान बहुत भला कर रहे हैं, मोदी जी के साथ मिलकर वक्फ की जमीनों को छीनने का जो बिल लाया जा रहा है उसके साथ खड़े होकर चिराग पासवान बहुत भला कर रहे हैं। तो ये चिराग पासवान का कहना है। तो ठीक है, अपनी अपनी सबकी समझ होती है, चिराग पासवान को अपनी राजनीति करनी है, बाकियों को अपनी राजनीति करनी है। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि और उन्होंने कहा कि जो चिराग पासवान का भी हम उसको बाइट कहीं और किए तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन जो उन्होंने कहा है चिराग पासवान ने समीर जी, और उनका ये कहना था कि जिन लोगों ने बहिष्कार का फतवा जारी किया मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, हमारा पारिवारिक संबंध है, मैं उनके फैसले को स्वीकार करता हूं, मैं बहुत छोटा हूं, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरा मानना है, मेरा अपना मुद्दा है, आप मुझ पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। जिनके पिता ने 2005 में बिहार में मुस्लिम सीएम पर जोर देकर अपनी पार्टी खत्म कर दी, लेकिन वे उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं जिन्होंने मुसलमानों को केवल अपना वोट बैंक माना। अब ये जो कहना है समीर जी, इसकी हमने पहले भी चर्चा की थी कि अगर रामविलास पासवान ने 2005 में मुस्लिम मुख्यमंत्री की जिद ना पकड़ी होती और दोबारा चुनाव ना किया होता तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी 20 साल से बिहार में राज नहीं कर रहे होते। और चिराग पासवान उस बात को याद दिलाकर फिर ये बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के इस 19 साल के और बीजेपी के 19 साल के जो 20 साल होने जा रहा है, इसके शासन के असली गुनहगार क्या रामविलास पासवान है? क्या चिराग पासवान ये बात कहना चाहते हैं? अब ये चिराग पासवान के वक्तव्य से समझा सकता है। जी बिल्कुल, एक तरह से वो नीति रामविलास पासवान के लिए कहना चाह रहे हैं कि बिहार में अगर जेडीयू और बीजेपी की सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है और 20 साल से वहां चल रही है, तो उसके पीछे जो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं वो है लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रहे रामविलास पासवान, यानी उनके पिता। खैर, अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये जो निमंत्रण है, आमंत्रण है कि उनके विरोध प्रदर्शन में इस मुद्दे पर आप उनके साथ हैं या नहीं है, बहुत स्पष्ट लकीर खींच दी है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, जेडीयू के लिए सामने भी और लोक जनशक्ति पार्टी के सामने भी और उधर तेलुगु देशम पार्टी के सामने भी कि आप हैं समर्थन में या नहीं है। आप समर्थन में हैं तो हम भी आपके साथ हैं और आप नहीं है तो फिर हम आपके साथ क्यों होंगे। और इसका एक बहुत ज़बरदस्त उदाहरण मिला जब इफ्तार दावत में
नीतीश कुमार की इफ्तार दावत का बहिष्कार किया मुस्लिम संगठनों ने, और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान की इफ्तार दावत का भी बहिष्कार किया। और अब देखना है कि इस बहिष्कार के बाद अब पर्सनल लॉ बोर्ड की इस विरोध प्रदर्शन में नीतीश कुमार का रुख क्या होता है। अब तक कोई खबर ऐसी नहीं आई है कि नीतीश कुमार का कोई प्रोग्राम वहां जाने का है, अचानक जाने का प्रोग्राम कोई बनता है तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अब देशव्यापी जो प्रदर्शन की प्लानिंग की है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, उसने कई राजनीतिक दलों का एक जो कह लीजिए कि उनका जो छिपा एजेंडा है उसको सामने लाकर रख दिया है, या वो कुछ ढकने छिपाने की जो कोशिश कर रहे होंगे उसको अब बिल्कुल क्लियर कट कर दिया है कि उनको एक्सपोज होना ही पड़ेगा, उनको सामने आना ही पड़ेगा कि वो समर्थन में है या विरोध में। हाँ, बिल्कुल समर्थन में है या विरोध में है ये उनको कहना पड़ेगा। और तेजस्वी यादव ने वहाँ समिति संबोधित किया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के धरने को, वो भी हम लोग सुनवाएंगे। अभी वो संबोधित कर ही रहे हैं तो उसकी एक छोटी सी क्लिप आ गई है, उसको हम लोग सुनवाते हैं कि तेजस्वी यादव ने कहा क्या है। और तेजस्वी यादव ने जो वहाँ कहा है, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी आरजेडी, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव यहाँ आपका साथ देने, हम सब आपके साथ हाथ मजबूत करने आए हैं, किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या ना रहे। हमने सदन, विधानसभा, विधान परिषद में इस गैर संवैधानिक लोकतांत्रिक बिल का विरोध किया है। आज हमने कार्यस्थल प्रतिबंध लाकर इस चर्चा की मांग की है, लेकिन सदन स्थगित कर दिया कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। हमारी कोशिश है कि यह बिल किसी भी कीमत पर पास ना हो। तो ये साफ तौर पर कहना जो है वो चिराग पासवान का, उनको हम सुन भी सकते हैं। तेजस्वी यादव का, तेजस्वी यादव जी हाँ, सुनते हैं क्या कहा तेजस्वी यादव ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस विरोध प्रदर्शन में जो वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया है। तेजस्वी यादव को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। गैर लोकतांत्रिक विधेयक है, असंवैधानिक विधेयक है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये पास ना होने पाए, अपना समर्थन जता रहे हैं। और पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जो ये विरोध प्रदर्शन वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ आयोजित किया गया है उसमें लालू यादव और तेजस्वी दोनों पहुंचे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन दिया है और अब ये नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि वो इस प्रदर्शन में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अब तक तो कोई खबर नहीं है कि नीतीश कुमार के जाने का कोई कार्यक्रम है भी या नहीं है, या उनकी पार्टी के किसी नेता का कोई कार्यक्रम है या नहीं। हाँ, अभी तक तो नहीं है। और चिराग पासवान तो एकदम से फायर हो चुके हैं जमीयत उलेमा हिंद के ऊपर। तो इसका मतलब कि वो समर्थन कर रहे हैं बीजेपी का। चिराग पासवान तो स्पष्ट हो चुके हैं। तो लेकिन अब नीतीश कुमार की तरफ से अभी स्पष्टता नहीं आई है कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करेंगे और इस बिल का विरोध करेंगे नहीं करेंगे। मुझे लगता है समीर जी की बीजेपी की रणनीति ये है कि इस बिल के मसले पर इसको भी लंबा खींचा जाए बिहार के चुनाव तक, ताकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान, ये तीनों जो हैं पूरी तरीके से बेनकाब हो जाएं और इनका जबरदस्त तरीके से नुकसान किया जाए। अब ये समझना नीतीश कुमार को है, चिराग पासवान को, चंद्रबाबू नायडू को, कि बीजेपी किस रणनीति पर काम कर रही है। वो आपसे अपना एजेंडा लागू करवा रही है। आपका अगर कोई एजेंडा, जो आप कहते रहते हैं कि आपका एजेंडा है, तो आप अपना एजेंडा बीजेपी से लागू क्यों नहीं करवा पा रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री बने हुए हैं नरेंद्र मोदी, तो आपके दम पर बने हुए हैं। हाँ, आप तो बिहार के लिए विशेष पैकेज तक नहीं, आप उसके लिए एक विशेष राज्य का दर्जा तक नहीं हासिल कर पाए। विशेष राज्य का दर्जा तो छोड़िए, आप जो अलग से पैसा बिहार के लिए नहीं ला पाए, नहीं ला पाए। और जो योजनाएं आई भी वो सब केंद्र सरकार की अपनी योजना है, वो उनको कहीं ना कहीं करनी थी। और चिराग पासवान बता रहे हैं कि साहब वहाँ जो कुछ कारखाने थे वो उठाकर भेज दिए गए कर्नाटक में जी। तो ये इस तरह की चीजें देखने को आ रही हैं। तो ये अब वक्फ संशोधन विधेयक एक बड़ा मुद्दा है और एक लिटमस टेस्ट है जेडीयू के लिए भी, एलजेपी के लिए भी, कि उस मामले में मुस्लिम संगठन जो है उनके साथ है या नहीं, और वो उनके साथ है या नहीं, दोनों का देखना होगा। और एक बिल्कुल सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है, एक बड़ी चेतावनी दी इफ्तार की दावत में, जब नीतीश कुमार की इफ्तार दावत का बहिष्कार किया और एलजेपी की इफ्तार दावत का। और अब अपील की गई है पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कि ये दोनों पार्टियां आए, शामिल हों, उनका समर्थन करें। लेकिन अब तक समर्थन का कोई संकेत नहीं मिला है, न ही एलजेपी की ओर से यानी लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की पार्टी की ओर से, और न ही जनता दल यूनाइटेड की ओर से यानी नीतीश कुमार की ओर से। अब चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, लेकिन सबसे जो लोगों की निगाहें हैं वो सबसे ज़्यादा इस समय नीतीश कुमार और एलजेपी पर हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। और बिल्कुल सही अमलेंदु जी कह रहे हैं कि ये दोनों पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के जाल में पूरी तरह से उलझती जा रही हैं। अमलेंदु जी ये भी बहुत सही है कि नीतीश कुमार ये इंतजार कर रहे हैं कि एनडीए उनको अपना मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना दे,
एनडीए उनको अभी तक नहीं घोषित कर रहा है। चुनाव आते आते बहुत लगता नहीं है कि घोषित करेगा ही। महाराष्ट्र के चुनाव से तो यही पता लगता है, यही आसार दिखाई पड़ते हैं। और आखिरकार नीतीश अपनी जो उनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसको भी बहुत ज्यादा कमजोर कर चुके होंगे इस इंतजार में। हाँ, बहुत ज्यादा कमजोर कर चुके नहीं होंगे, बहुत ज्यादा कमजोर कर चुके हैं बल्कि समझिए अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार की स्थिति काफी कमजोर हो चुकी है। और नीतीश कुमार अब क्या बार्गेनिंग की स्थिति में भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो नीतीश कुमार को बहुत पहले फैसला ले लेना चाहिए था। ये जो किंग कर्तव्य विमूढ़ता जिसको कहा जाता है हिंदी में समझिए, ये नीतीश कुमार की किंग कर्तव्य विमूढ़ता जो है ये उनको भारी पड़ने वाली है। उनको तय करना पड़ेगा कि अगर आप बीजेपी के साथ हैं तो बीजेपी का एजेंडा लागू कराइए। फिर आप ये फर्जी बातें मत कीजिए समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की, कोई फर्जी बात मत कीजिए। और अगर ये बातें आपको करनी है तो बीजेपी का साथ आपको छोड़ना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन आपको नहीं मिले तब भी आपको अलग हो जाना चाहिए। और ये बिल अगर पास होता है तो ये बिना नीतीश, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू के पास नहीं हो सकता, ये साफ तौर पर समझाया। जी बिल्कुल, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास तो बहुमत है नहीं और उसके पास बहुमत का जो समर्थन है वो नीतीश कुमार की पार्टी दे रही है और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी एलजेपी दे रही है। इनके बहुमत के बिना वो कोई विधेयक वहां पर नहीं पास कर सकती है। और वक्फ संशोधन विधेयक पास करने की अगर कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी तो इसका मतलब इन तीनों ही पार्टियों का समर्थन उसे हासिल है। हालांकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी जब रिपोर्ट पेश कर दी है, काफी पहले पेश कर दी जगदम्बिका पाल ने जेपीसी की रिपोर्ट, उसको ला नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं उसको भी आशंका जरूर है, यानी इन दोनों तीनों पार्टियों की ओर से, खासतौर पर तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड से ऐसा कोई बहुत एक सटीक आश्वासन नहीं मिला है, अन्यथा अब तक वो बिल जरूर आया होता। या ये भी हो सकता है जो अमलेंदु जी कह रहे हैं कि इसको बिहार विधानसभा तक किसी तरीके से इसको लिंगर ऑन किया जाए, टाले रखा जाए, उलझाए रखा जाए। जी बिल्कुल, इसी रणनीति पे बीजेपी काम करती दिखाई पड़ती है। और इस पे एक तरह से कहा जाए कि नीतीश कुमार बिल्कुल बेनकाब भी हो जाए, ये भी उसकी पॉलिसी हो सकती है समझिए। जी बिल्कुल, बेनकाब हो जाए। एक बार सुनते हैं फिर से तेजस्वी यादव को क्या कहा। तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों लोग वहां पर पहुंचे, उनके तमाम कार्यकर्ता और दूसरे नेता भी पहुंचे हुए हैं। सुनते हैं क्या कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस विरोध प्रदर्शन में जो कि वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ आयोजित कर रहा है पर्सनल लॉ बोर्ड। संवैधानिक है इसलिए हम इसको पास नहीं होने देंगे, इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी इसका विरोध कर रही है और संविधान की बात बार बार आ रही है, संसद में भी आ रही है कि किस तरीके से संविधान के आधार पर सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरण रिजिजू इस मुद्दे पर गंभीर तौर से घिरे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी पर, कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर, कि वो गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं। हालांकि उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया कि वो बात कोट कर रहे थे डीके शिव कुमार के नाम पर, जो बात उन्होंने कही नहीं थी। लेकिन किस तरीके से संवैधानिक तरह से सरकारें चल रही हैं, महाराष्ट्र इसका एक बड़ा नमूना है, बहुत बड़ा उदाहरण है जो इस समय दिखाई पड़ रहा है, जहां सरकार के मंत्री एक कॉमेडियन को धमकी दे रहे हैं और बार बार धमकी दे रहे हैं, उनको देख लेने की धमकी दे रहे हैं और बहुत सारी बातें वो कह रहे हैं। इसको लेकर भी विवाद इस समय छिड़ा हुआ है, संसद में भी इस पर चर्चा की मांग की जा रही है। और संजय राउत को सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने। और इस मुद्दे पर अभी तक जिस मंत्री ने, यानी जो गुलाब रघुनाथ पाटिल ने धमकी दी थी अमलेंदु जी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देवेंद्र फडणवीस तक ने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा है। इसका मतलब उनके बयान से सभी लोग इत्तेफाक रखते हैं। हाँ, देवेंद्र फडणवीस ने भी कुछ नहीं कहा, बल्कि देवेंद्र फडणवीस ने तो कहा है कि माफी मांगी है कुणाल कामरा से, तो अब कुछ नहीं कहा, तो ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और हालांकि मुझे लगता है कि ये एक अच्छा मौका था, जैसे हमने कल भी चर्चा की थी, देवेंद्र फडणवीस के पास भी, बीजेपी के पास भी, कि अगर वो एकनाथ शिंदे से छुटकारा पाना चाहते हैं दबाव से, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस काफी ज्यादा दबाव में दिखाई पड़ते हैं, तो ये अच्छा मौका था कि इसके बहाने आप हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने उस समर्थन करना ज्यादा उचित समझा है। तो अब ये भाई, अगर कोई कानूनी कार्रवाई आपको करनी तो कानूनी कार्रवाई कीजिए। आप इस तरीके से कैसे किसी को आप जो धमकी दे सकते हैं और मार पिटाई की बातें आप कर सकते हैं, तोड़फोड़ कर सकते हैं, वो चीज गलत है। तो ये करना चाहिए। तो इस पे आप सवाल संजय राउत को सुनते हैं, संजय राउत को क्या। जी, संजय राउत को सुनते हैं, शिवसेना सांसद हैं, क्या कह रहे हैं महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को लेकर, और कुणाल कामरा ने जो कुछ कहा है उस पर जिस तरह से प्रतिक्रिया आ रही है उसे लेकर क्या कह रहे हैं। ये धमकी कौन और क्यों दे रहा है मुझे मालूम नहीं। कुणाल कामरा एक ऐसी व्यक्ति है, मैं उनको पहचानता हूँ, मैं जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ।
वो धमकी से डरने वाला वो कलाकार नहीं, वो मर जाएगा, लेकिन डरेगा, वो झुकेगा, हमें उसको पहचाना। ये धमकी धमकी ठीक है, अपने पास रखो, सरकार है, सत्ता है, नहीं तो आपको भी रास्ते में चलना मुश्किल हो जाएगा। अभी धमकी दे रहे हैं नहीं, सत्ता है, सत्ता की मस्ती है, ये पावर की मस्ती है, और क्या है। देखिए ये बात मैं मानता हूँ, जो बीजेपी की बात मानता हूँ, स्वयं आप उनका मतलब ये है कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन कामरा ने क्या बोला है उसके खिलाफ पूरा माहौल होता है। कामरा ने किसी का नाम नहीं, एक जो स्थिति महाराष्ट्र में पैदा हुई उसके ऊपर उसने टिप्पणी की है, व्यंग किया है। जैसे मैं तो बहुत से कवियों से सुनता हूँ, संपत सरोज जी की बातें सुनता हूँ, कुमार विश्वास की बात सुनता हूँ, हाँ सुरेंद्र शर्मा की मैं कविताएं सुनता हूँ। आप सुन लीजिए ना, व्यंजन होता है ये। और कुमार कामरा ने भी यही इस प्रकार से व्यंग किया है। तो आपने इस प्रकार से तोड़ करना, ये करना, वो करना, मौका सभी को मिलता है, मिलना ही पड़ता है। कुणाल कामरा का विरोध इस तरह से कर रहे हैं सरकार में के शामिल लोग, ये महाराष्ट्र में मुंबई की सड़कों पर क्या करते होंगे ये बाहर के लोगों को समझ लेना चाहिए। उनका कहना है कि यहाँ पर यही हो रहा है और इसी तरह से यहाँ कानून व्यवस्था चल रही है, ऐसे ही सरकार चल रही है। बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। लेकिन जो चीजें दिखाई पड़ रही हैं कि पहले शिवसेना के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने तोड़फोड़ की उस स्टूडियो में जहां ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया, और उसके बाद फिर बीएमसी यानी बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उसने जाकर वहां पर दीवार ढहा दी, बुलडोजर एक्शन लिया गया वहां पर। ये सारी चीजें यहाँ हो रही हैं और सरकार कैसे चल रही है ये लगातार सवाल उठ ही रहे हैं तभी से, जब से सरकार बनी है। सरकार बनी कैसे है उस पर भी अभी जो सवाल उठते रहे हैं और आशंकाएं जताई जाती रही हैं, आरोप लगते रहे हैं, वो अभी थमे नहीं है। यानी हम बात कर रहे हैं जो आरोप चुनाव आयोग पर लगे हैं कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो कैसे बनी है। 40 लाख वोटर्स का मामला अभी सुलझा नहीं है, चुनाव आयोग ने अपनी गलती मानी है, लेकिन चुनाव आयोग इस पर अब कुछ गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। कुछ और भी खबर आ रही है चुनाव आयोग से, अमलेंदु जी बताएं उसके बारे में। हाँ, चुनाव आयोग जो है वो IIIGEM में 1 लाख से ज्यादा बूथ लेवल के अधिकारी BLO जो होते हैं जी, उनके लिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम उसने शुरू किया है। और बिहार, बंगाल और असम के पहले बैच को चुनाव प्रबंधन को बेहतर करने के लिए 2 दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें देश भर में विधानसभा स्तर के मास्टर ट्रेनर तैयार किए जा रहे हैं। तो अब इसको लेकर जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं उन्होंने अपनी बात रखी है कि ये कार्यक्रम क्यों आयोजित किया जा रहा है। और इससे पहले उन्होंने बैठक बुलाई थी देश के बड़े अफसरों की, और आधार कार्ड को इससे वोटर आई कार्ड से जोड़ने का प्रस्ताव था, उस पर पास हुआ था। तो उसको लेकर बहुत सारी बहस अभी हुई, चर्चा हुई। लेकिन जो ज्ञानेश कुमार क्या कह रहे हैं हम उसको सुन सकते हैं। ये सारी कवायद अमलेंदु जी उसी लिए हो रही है जो फर्जी वोटर्स का मामला था कि इतने बड़े पैमाने पर कैसे वोटर्स बना दिए गए और वो वोटर्स लगातार दूसरी जगहों पर भी उनको वो जाकर वोट करते हैं। खैर, सुनते हैं पहले ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त क्या कह रहे हैं। ये जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलाया जा रहा है इसका क्या मकसद है, क्यों चलाया जा रहा है। आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर उंगलियां उठ रही थी, अभी भी उठ रही हैं, उनको सुधारने की कोशिश में लगा हुआ है चुनाव आयोग। और उंगलियां उठ तमाम जो संस्थाएं हैं अब न्यायपालिका पर भी उठ रही हैं। जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के यहाँ नोटों के बोरे मिले और वो जल गए, नोट गड्डियां जल गईं, उसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। संसद में भी उस पर चर्चा की मांग की जा रही है। और एक बार फिर राज्यसभा के सभापति ने कल बैठक की है नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों के साथ। उसको लेकर क्या कुछ रहा है अमलेंदु जी जानकारी दें। और ये बैठक यहाँ उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसके खिलाफ जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल वहाँ पर वकील कर रहे हैं कि इनको हम वहाँ आने नहीं देंगे। तो जो जगदीप धनखड़ के साथ जो बैठक हुई उसका क्या नतीजा रहा, उसमें क्या बातचीत हुई? हाँ, उसमें नतीजा तो कुछ नहीं निकला अभी, लेकिन जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष सब इस मामले पर एकजुट थे कि कॉलेजियम प्रणाली में काफी खामियां हैं और इसको सुधारा जाए। लेकिन वहाँ ये बात भी आई, जो TMC के नेता वहाँ उपस्थित थे उनका कहना यह था, सुकेंदु शेखर रॉय का, कि इस मुद्दे पर चर्चा जो है वो सदन के पटल पर होनी चाहिए। और जो पहले कानून आया था NJAC
उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी, उसको रद्द कर दिया। तो आगे फिर ऐसी कोई परिस्थिति पैदा ना हो और टकराव की स्थिति पैदा ना हो, तो इसलिए पहले की स्पष्ट रोड मैप होना चाहिए ताकि न्यायपालिका से टकराव की स्थिति भी ना बने। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण मसला इस पर समीर जी, और इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, जेपी नड्डा, ये सब लोग थे, प्रियंका चतुर्वेदी, तमाम दलों के उसमें लोग थे, मतलब फ्लोर लीडर्स जो है वो सब इसमें थे। और उसमें ये बात आई कि ये गंभीर मसला है जिस तरीके से उनका आया है उनका मामला यशवंत वर्मा का, जी हाँ, तो उसको लेकर आया कि ये गंभीर मामला है। लेकिन इसके बीच में एक जो चिंता इसको लेकर आई है वो प्रशांत भूषण जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, उनकी तरफ से आई है। और उनका कहना यह है कि जस्टिस यशवंत वर्मा मामले का इस्तेमाल जो है वो न्यायिक नियुक्तियों पर अधिक नियंत्रण पाने के लिए सरकार कर रही है। ये उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया है और ये विनाशकारी होगा। उनका कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का समाधान जो है एक न्यायिक शिकायत आयोग का गठन करना से हो सकता है, जो सरकार और न्यायपालिका से स्वतंत्र होकर न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों की जांच करे। यानी वो एक तीसरा पक्ष जो है जो सरकार और न्यायपालिका से दोनों से अलग हो, अलग हो, उसकी वो बात कर रहे हैं कि वो उसकी जांच करे। तो इस तरीके की चीज की जाए, सरकार अगर इसमें अपने हाथ में लेती है तो फिर न्यायपालिका पूरी तरीके से सरकार के अधीन आ जाएगी। ये लगता है कि शायद इसको लेकर विपक्ष के लोग भी शायद कुछ समझ रहे हैं, क्योंकि एकदम से सरकार का इतना सक्रिय होना, पहले तो इस पर चर्चा ही नहीं होने दी, और अब एकदम से सरकार इतनी सक्रिय हो गई और जगदीप एक बार फिर से एनजेएसी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है उसको एक बार फिर से लाने की कोशिश हो रही है, फिर से एक बार लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस बीच समीर जी हमारे जो विश्व गुरु हैं, उन विश्व गुरु को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका की जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप और जो प्रधानमंत्री के माय डियर फ्रेंड भी हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है और उनका कहना है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ बुरा व्यवहार होता है, तो इसलिए जो रॉ जो है, जो हमारी जो खुफिया एजेंसी है, उस पर प्रतिबंध लगे। ये उनका जो है वो कहना है। तो ये बड़ी खबर जो इस समय आ रही है अमेरिका से आ रही है, और ये एक तरह से कहा जाए, अच्छा इधर एक उनका प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया हुआ है जो 2 अप्रैल से टैरिफ लागू होना है उस पर बातचीत करने के लिए। तो ये क्या दबाव बनाने की बात है या वास्तव में इस तरह की कोई चीजें इसको लेकर बातचीत आ रही है? लेकिन ट्रंप तो झटके पर झटके लगातार देते ही जा रहे हैं, और उनके बयानों पर वो जिस तरह से टैरिफ पॉलिसी लागू कर रहे हैं, भारत के खिलाफ भी लागू कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने इसकी घोषणा कर दी। उस पर चर्चा की मांग भी विपक्ष कर रहा है कि संसद में चर्चा होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को उस पर बयान देना चाहिए। प्रधानमंत्री आए भी, उन्होंने कुंभ पर बयान भी दिया, लेकिन इस पर तो उन्होंने अनसुना कर दिया, और न ही इस पर स्पीकर या सभापति को चर्चा की जरूरत महसूस पड़ रही है। अब एक उन्होंने और झटका दे दिया है। हाँ, ये ट्रंप सरकार की तरफ से है, जो उनका अमेरिकी आयोग है USCIRF, मैं ट्रंप बोल गया था, ट्रंप सरकार की तरफ से उसका आयोग जो है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर जो अपनी रिपोर्ट जारी करता रहता है, पहले भी उसने कई रिपोर्ट जारी की है, और अब जो है उसकी जो रिपोर्ट आई है ये ट्रंप के समय में आई है, इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसमें उसने जो काफी सारी बातें कही हैं, उसने जो रॉ है उसको लेकर जो प्रतिबंध लगाने के खिलाफ जो सिफारिश की, हालांकि जो एजेंसियों की तरफ से जो खबर आई है, जो विदेशी एजेंसियां हैं, उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि इस बात की संभावना काफी कम है कि अमेरिकी सरकार जो है रॉ पर प्रतिबंध लगाएगी, क्योंकि पैनल की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है, मतलब उनको मानना कोई जरूरी नहीं होता, पैनल ने अपनी सिफारिश कर दी है। तो अब देखना है कि इस पर आगे क्या होता है। लेकिन एक तरीके से कहा जाए कि जो विश्व में छवि है वो भारत की एक तरीके से खराब हो रही है, और इस बीच में ये जो वक्फ का मुद्दा आ गया है ये और काफी ज्यादा होगा, और इसकी पूरी दुनिया में गूंज होगी। और खबर ये है समीर जी कि आज पटना में हो रहा है उसका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन, देशव्यापी वो प्रदर्शन करेंगे हर राज्य की राजधानी में जाकर। 29 मार्च को आंध्र प्रदेश में उनका जो है प्रदर्शन है, और वहाँ न्योता जो है वो नायडू को भी भेजा जाएगा कि वो भी इस प्रदर्शन में आए। अब नायडू शामिल होते कि नहीं होते देखा जाएगा। अभी तक नीतीश कुमार को न्योता भेजा गया था, कोई सूचना नहीं है कि नीतीश कुमार इसमें पहुंचे नहीं पहुंच रहे हैं। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पहुंचे हैं, तेजस्वी यादव ने संबोधित भी किया, हमने तेजस्वी यादव की बात जो है वहाँ रखी, दो बार हमने सुना। जी बिल्कुल, तो तेजस्वी और लालू वहाँ पहुंचे हैं, कांग्रेस पार्टी उसको समर्थन दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो लगातार उन मुद्दों को जिनके मुद्दों पर पर्सनल लॉ बोर्ड इसका विरोध कर रहा है वो संसद में उठा रहे हैं। और जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी को भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस विरोध प्रदर्शन में न्योता दिया है, बुलाया है कि अगर वो हमारा साथ दे रहे हैं, हमारी मांगे उनको जायज लग रही हैं तो हमारे साथ आए।
लेकिन नीतीश कुमार अभी नहीं गए हैं। अब 29 मार्च को तेलुगु देशम पार्टी जब आंध्र प्रदेश में ये प्रदर्शन होगा उसमें पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, ये देखने वाली बात होगी और इससे बहुत कुछ तय होगा। अगर पहुंचते हैं तो ये केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका है और अगर नहीं पहुंचते हैं तो ये उन पार्टियों के लिए बहुत बड़ा झटका है, चाहे बिहार में जेडीयू और एलजेपी हो और चाहे आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी हो। तो इन सब पर रहेंगी हमारी निगाहें। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए।